नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे थे धर्मवीर भारती जी का सुप्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता। इसके 5 भाग आप सुन चुके हैं। लीजिए सुनिएगा इसका छठा भाग मेरी आवाज में। क्या है? चंद्र ने ताज्जुब से पूछा। जीजा जी की फोटो, बिनती ने मुस्कुराकर कहा और एक छोटी सी बहुत कलात्मक फोटो चंद्र के हाथ में रख दी। अरे ये तो मिश्र है, कॉमरेड कैलाश मिश्र। और चंद्र के दिमाग में बरेली की बातें, लाठीचार्ज सभी कुछ घूम गया। चंद्र के मन में इस वक्त जाने कैसा सा लग रहा था। कभी बड़ा अचरज होता, कभी एक संतोष होता कि चलो सुधा के भाग्य की रेखा उसे अच्छी जगह ले गई। फिर कभी सोचता कि मिश्र इतना विचित्र स्वभाव का है, सुधा की उससे निभेगी या नहीं। फिर सोचता नहीं, सुधा भाग्यवान है, इतना अच्छा लड़का मिलना मुश्किल था। आप इन्हें जानते हैं? बिनती ने पूछा। हाँ, सुधा भी उन्हें नाम से जानती है, शक्ल से नहीं, लेकिन अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। चंद्र ने एक गहरी सांस लेकर कहा और फिर चुप हो गया। बिनती बोली, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। पलकों में आए आंसू रोककर और होठों पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए बोला, मैं सोच रहा हूँ आज कितना संतोष है मुझे, कितनी खुशी है मुझे कि सुधा एक ऐसे घर जा रही है जो इतना अच्छा है, ऐसे लड़के के साथ जा रही है जो इतना ऊंचा है। कहते कहते चंद्र की आंखें भर आई। बिनती चंद्र के पास खड़ी होकर बोली, छी चंद्र बाबू, आपकी आंखों में आंसू, ये तो अच्छा नहीं लगता। जितनी पवित्रता और ऊंचाई से आपने सुधा के साथ निभा किया है, ये तो शायद देवता भी नहीं कर पाते। और दीदी ने आपको जैसा निश्चल प्यार दिया है, उसको पाकर तो आदमी स्वर्ग से भी ऊंचा उठ जाता है, फौलाद से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। फिर आज इतने शुभ अवसर पर आप में कमजोरी कहाँ से? हमें तो बड़ी शर्म लग रही है। आज तक दीदी तो दूर, हम तक को आप पर गर्व था। अच्छा, मैं फ़ोटो रख तो आऊँ, वरना दीदी आ जाएगी। बिनती ने फ़ोटो ली और चली गई। बिनती जब लौटी तो चंद्र स्वस्थ था। बिनती की ओर क्षण भर चंद्र ने देखा और कहा, मैं इसलिए नहीं रोया था बिनती, मुझे ये लगा कि यहाँ कैसा लगेगा। खैर जाने दो, एक दिन तो ऐसा होता ही है न, सहना पड़ेगा। बिनती बोली। हाँ सो तो है। अच्छा बिनती, सुधा ने फ़ोटो देखी है? चंद्र ने पूछा। अभी नहीं, असल में मामा जी ने मुझसे कहा था कि ये फ़ोटो दिखा दे सुधा को, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। मैंने उनसे कह दिया कि चंद्र आएंगे तो दिखा देंगे, आप जब ठीक समझें तो दिखा दें। जेठ दशहरा अगले ही मंगल को है, बिनती ने कहा। अच्छा, एक गहरी सांस लेकर चंद्र बोला। बिनती थोड़ी देर तक चंद्र की ओर एकटक देखती रही। चंद्र ने उसकी निगाह चुरा ली और बोला, क्या देख रही हो बिनती? देख रही हूँ कि आपकी पलकें झपकती है या नहीं। बिनती बहुत गंभीरता से बोली। क्यों? इसलिए कि मैंने सुना था देवताओं की पलकें कभी नहीं गिरती। चंद्र एक फीकी हंसी हंसकर रह गया। नहीं, आप मजाक न समझे, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने लोग देखे उनमें आप जैसा कोई भी नहीं मिला। कितने ऊंचे हैं आप, कितना विशाल हृदय है आपका। दीदी कितनी भाग्यशाली है। चंद्र ने कुछ जवाब नहीं दिया। जाओ फ़ोटो ले आओ, उसने कहा। आज ही दिखा दूँ? जाओ खाना भी ले आओ। अब घर जाकर क्या करना है? पापा को खाना खिलाने के बाद चंद्र और सुधा खाने बैठे। महाराजिन चली गई थी, इसलिए बिनती सेक सेक कर रोटी दे रही थी। सुधा एक रेशमी सनिया पहने चौकी के अंदर खा रही थी और चंद्र चौकी के बाहर। सुबह के कच्चे खाने में डॉक्टर शुक्ला बहुत छूत छात का विचार रखते थे। देखो आज बिनती ने रोटी बनाई है तो कितनी मीठी लग रही है। एक तुम बनाती हो कि मालूम ही नहीं पड़ता रोटी है कि सोख्ता, चंद्र ने सुधा को चिढ़ाते हुए कहा। सुधा ने हंसकर कहा, हमें बिनती से लड़ाने की कोशिश कर रहे हो? बिनती की हमसे जिंदगी भर लड़ाई नहीं हो सकती। अरे हम सब समझते हैं इनकी बात, बिनती ने रोटी पटकते हुए कहा। और जब सुधा सिर हिलाकर खाने लगी तो बिनती ने आंख के इशारे से पूछा, कब दिखाओगे? चंद्र ने सिर हिलाया और फिर सुधा से बोला, तुम उन्हें चिट्ठी लिखोगी? किन्हें? कैलाश मिश्र को, वही बरेली वाले। उन्होंने हमें खत लिखा था, उसमें तुम्हें प्रणाम लिखा था। चंद्र बोला, नहीं खत वत नहीं लिखते, उन्हें एक दफ़े बुलाओ तो यहाँ। हाँ बुलाएंगे, अब महीने 2 महीने के बाद, तब तुमसे खूब परिचय करा देंगे और तुम्हें उसकी पार्टी में भी भर्ती करा देंगे। चंद्र ने कहा, क्या? हम मजाक नहीं करते, हम सचमुच समाजवादी दल में शामिल होंगे। सुधा बोली, अब हम सोचते हैं कुछ काम करना चाहिए, बहुत खेल कूद लिए, बचपन निभा लिया। उन्होंने अपना चित्र भेजा है, देखोगी? चंद्र ने जेब में हाथ डालते हुए पूछा। कहाँ? सुधा ने बहुत उत्सुकता से पूछा।
निकालो देखें। पहले बताओ हमें क्या इनाम दोगी? बहुत मुश्किल से भेजा उन्होंने चित्र। चंद्र ने कहा, इनाम देंगे इन्हें, सुधा बोली और झट से झपटकर चित्र छीन लिया। अरे छू लिया चौके में से, बिनती ने दबी जबान से कहा। सुधा ने थाली छोड़ दी। अब छू गई थी वह, अब खा नहीं सकती थी। अच्छा फोटो देखी दीदी? सामने की थाली छूट गई, बिनती ने कहा। सुधा ने हाथ धोकर आंचल के छोर से पकड़कर फोटो देखी और बोली, चंद्र सचमुच देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना तेज है चेहरे पर, और माथा देखो कितना ऊंचा है। सुधा फोटो देखती हुई बोली, अच्छी लगी फोटो? पसंद है? चंद्र ने बहुत गंभीरता से पूछा। हाँ हाँ, और समाजवादियों की तरह नहीं लगते ये, सुधा बोली। अच्छा सुधा यहाँ आओ। और चंद्र के साथ सुधा अपने कमरे में जाकर पलंग पर बैठ गई। चंद्र उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी अंगूठी घुमाते हुए बोला, सुधा एक बात कहें, मानोगी? क्या? सुधा ने बहुत दुलार और भोलेपन से पूछा। पहले बता दो कि मानोगी, चंद्र ने उसकी अंगूठी की ओर एकटक देखते हुए कहा। फिर हमने कभी कोई बात तुम्हारी टाली है? क्या बात है? तुम मानोगी चाहे कुछ भी हो? चंद्र ने पूछा। हाँ हाँ कह तो दो, अब कौन सी तुम्हारी ऐसी बात है जो तुम्हारी सुधा नहीं मान सकती? आंखों में, वाणी में, अंग अंग में सुधा के आत्मसमर्पण झलक रहा था। फिर अपनी बात पर कायम रहना सुधा, देखो, उसने सुधा की उंगलियां अपनी पलकों से लगाते हुए कहा। सुधी मेरी, तुम उस लड़के से ब्याह कर लो। क्या? सुधा चोट खाई नागिन की तरह तड़प उठी। इस लड़के से? यही शक्ल है इसकी हमसे ब्याह करने की? चंद्र हम ऐसा मजाक ना पसंद करते हैं, समझे कि नहीं? इसलिए बड़े प्यार से बुला लाए, बड़ा दुलार कर रहे थे। तुम अभी वायदा कर चुकी हो, चंद्र ने बहुत अजीजी से कहा। वायदा कैसा? तुम कब अपने वायदे निभाते हो? और फिर ये धोखा देकर वायदा कराना क्या? हिम्मत थी तो साफ साफ कहते हमसे, हमारे मन में आता सो कहते। हमें इस तरह से बांध कर क्यों बलिदान चढ़ा रहे हो? और सुधा मारे गुस्से के रोने लगी। चंद्र स्तब्ध। उसने इस दृश्य की कल्पना ही नहीं की थी। वह क्षण भर खड़ा रहा। वह क्या कहे सुधा से? कुछ समझ में ही नहीं आता था। वह गया और रोती हुई सुधा के कंधे पर हाथ रख दिया। हटो उधर। सुधा ने बहुत रुखाई से हाथ हटा दिया और आंचल से सिर ढकती हुई बोली, मैं ब्याह नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, किसी से नहीं करूंगी। तुम सभी लोगों ने मिलकर मुझे मार डालने की ठानी है, तो मैं अभी सिर पटक कर मर जाऊंगी। और मारे तैश के सचमुच सुधा ने अपना सिर दीवार पर पटक दिया। अरे! दौड़कर चंद्र ने सुधा को पकड़ लिया, मगर सुधा ने गरज कर कहा, दूर हटो चंद्र, छूना मत मुझे। और जैसे उसमें जाने कहाँ की ताकत आ गई, उसने अपने को छुड़ा लिया। चंद्र ने दबी जबान से कहा, छी सुधा, ये तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे। ये भावुकता तुम्हें शोभा नहीं देती। बातें कैसी कर रही हो तुम? हम वही चंद्र हैं न? हाँ वही चंद्र हो, और तभी तो इस सारी दुनिया में तुम ही एक रह गए हो मुझे फोटो दिखाकर पसंद कराने को। सुधा सिसक सिसक कर रोने लगी। पापा ने भी धोखा दे दिया, हमें पापा से ये उम्मीद नहीं थी। पगली, कौन अपनी लड़की को हमेशा अपने पास रख पाया है? चंद्र बोला। तुम चुप रहो चंद्र, हमें तुम्हारी बोली जहर लगती है। सुधा, ये फोटो तुम्हें पसंद है? तुम्हारी जबान हिली कैसे? शर्म नहीं आई तुम्हें? हम कितना मानते थे पापा को, कितना मानते थे तुम्हें। हमें ये नहीं मालूम था कि तुम लोग ऐसा करोगे। थोड़ी देर चुपचाप सिसकती रही सुधा और फिर धधक कर उठी। कहाँ है वह फोटो? लाओ, अभी मैं जाऊंगी पापा के पास। मैं कहूँगी उनसे, हाँ मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, वह बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूँगी। मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, झूठी बात है। और उठकर पापा के कमरे की ओर जाने लगी। खबरदार जो कदम बढ़ाया, चंद्र ने डांट कर कहा। बैठो इधर। मैं नहीं रुकूंगी, सुधा ने अकड़ कर कहा। नहीं रुकोगी? नहीं रुकूंगी। और चंद्र का हाथ तैश में उठा और एक भरपूर तमाचा सुधा के गाल पर पड़ा। सुधा के गाल पर नीली उंगलियां उपट आई। वह स्तब्ध, जैसे पत्थर बन गई हो। आंख में आंसू जम गए, पलकों में निगाहें जम गई, होठों में आवाज़ें जम गई और सीने में सिसकियां जम गई। चंद्र ने एक बार सुधा की ओर देखा और कुर्सी पर जैसे गिर पड़ा और सिर पकड़कर बैठ गया। सुधा कुर्सी के पास जमीन पर बैठ गई, चंद्र के घुटनों पर सिर रख दिया। बड़ी भारी आवाज़ में बोली, चंद्र देखें तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं आई? चंद्र ने सुधा की ओर देखा, एक ऐसी निगाह से जिसमें कब्र मुंह फाड़ कर जम्माई ले रही थी। सुधा एकाएक फिर सिसक पड़ी
और चंद्र के पैरों पर सिर रखकर बोली, चंद्र, सचमुच मुझे अपने आश्रय से निकाल कर ही मानोगे? चंद्र, मजाक की बात दूसरी है, जिंदगी में तो दुश्मनी मत निकाला करो। चंद्र एक गहरी सांस लेकर चुप हो गया और सिर थामकर बैठ गया। 5 मिनट बीत गए। कमरे में सन्नाटा, गहन खामोशी। सुधा चंद्र के पांवों को छाती से चिपकाई सुनी सुनी निगाहों से जाने कुछ देख रही थी। दीवारों के पार, दिशाओं के पार, क्षितिजों के पार। दीवार पर घड़ी चल रही थी, टिक टिक टिक। चंद्र ने सिर उठाया और कहा, सुधा, हमारी तरफ देखो। सुधा ने सिर ऊपर उठाया। चंद्र बोला, सुधा, तुम हमें जाने क्या समझ रही होगी, लेकिन अगर तुम समझ पाती कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या समझता हूँ। सुधा कुछ नहीं बोली। चंद्र कहता गया, मैं तुम्हारे मन को समझता हूँ सुधा। तुम्हारे मन ने जो तुमसे नहीं कहा वह मुझसे कह दिया था। लेकिन सुधा, हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में क्या इसलिए आए कि एक दूसरे को कमज़ोर बना दे, या हम लोगों ने स्वर्ग की ऊंचाइयों पर साथ बैठकर आत्मा का संगीत सुना सिर्फ इसलिए कि उसे अपने ब्याह की शहनाई में बदल दे? गलत मत समझो चंद्र, मैं गेसू नहीं कि अख्तर से ब्याह के सपने देखूं, और न तुम ही अख्तर हो चंद्र। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए राखी के सूत से भी ज़्यादा पवित्र रही हूँ, लेकिन मैं जैसी हूँ मुझे वैसी ही क्यों नहीं रहने देती? मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, मैं पापा के पास रहूँगी। शादी को मेरा मन नहीं कहता, मैं क्यों करूँ? तुम गुस्सा मत हो, दुखी मत हो। तुम आज्ञा दोगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन हत्या करने से पहले ये तो देख लो कि मेरे हृदय में क्या है। सुधा ने चंद्र के पाँवों को अपने हृदय से और भी दबाकर कहा, सुधा, तुम एक बात सोचो, अगर तुम सबका प्यार बटोरती चलती हो तो कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है या नहीं? पापा ने आज तक तुम्हें किस तरह पाला? अब क्या तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम उनकी बात को ठुकराओ? और एक बात और सोचो, हम पर कुछ विश्वास करके ही उन्होंने कहा है कि मैं तुमसे फ़ोटो पसंद कराऊं। अगर अब तुम इनकार कर देती हो तो एक तरफ पापा को तुमसे धक्का पहुंचेगा, दूसरी ओर मेरे प्रति उनके विश्वास को कितनी चोट लगेगी। हम उन्हें क्या मुंह दिखाने लायक रहेंगे भला? तो तुम क्या चाहती हो? महज अपनी थोड़ी सी भावुकता के पीछे तुम सभी की जिंदगी चौपट करने के लिए तैयार हो? ये तुम्हें शोभा नहीं देता है? क्या कहेंगे पापा कि चंद्र ने अभी तक तुम्हें यही सिखाया था? हमें लोग क्या कहेंगे बताओ? आज तुम शादी न करो, उसके बाद पापा हमेशा के लिए दुखी रहा करें और दुनिया हमें कहा करे, तब तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं, सुधा ने भर्राए हुए गले से कहा। तब और फिर एक बात और है न सुधी, सोने की पहचान आग में होती है, लपटों में अगर उसमें और निखार आए तभी वह सच्चा सोना है। सचमुच मैंने तुम्हारे व्यक्तित्व को बनाया है या तुमने मेरे व्यक्तित्व को बनाया है, ये तो तभी मालूम होगा जबकि हम लोग कठिनाइयों से, वेदनाओं से, संघर्षों से खेले और बाद में विजयी हो, और तभी मालूम होता है कि सचमुच मैंने तुम्हारे जीवन में प्रकाश और बल दिया था। अगर सदा तुम मेरी बाहों की सीमा में रही और मैं तुम्हारी पलकों की छाँव में रहा और बाहर के संघर्षों से हम लोग डरते रहे तो कायरता है, और मुझे अच्छा लगेगा कि दुनिया कहे कि मेरी सुधा जिस पर मुझे नाज था वह कायर है। बोलो, तुम कायर कहलाना पसंद करोगी? हाँ। सुधा ने फिर चंद्र के घुटनों में मुंह छिपा लिया। क्या ये मैं सुधा के मुंह से सुन रहा हूँ? छी पगली, अभी तक तेरी निगाहों ने मेरे प्राणों में अमृत भरा है और मेरी सांसों ने तेरे पंखों में तूफानों की तेजी, और तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए कि अब सामने जो रास्ता है उसमें हम लोगों को ये सिद्ध करने का अवसर मिलेगा कि सचमुच हम लोगों ने एक दूसरे को ऊंचाई और पवित्रता दी है। मैंने आज तक तुम्हारी सहायता पर विश्वास किया था, आज क्या तुम मेरा विश्वास तोड़ दोगी? सुधा, इतनी क्रूर क्यों हो रही हो आज? तुम साधारण लड़की नहीं हो, तुम ध्रुव तारा से ज़्यादा प्रकाशमान हो। तुम ये क्यों चाहती हो कि दुनिया कहे सुधा भी एक साधारण सी भावुक लड़की थी, और आज मैं अपने कान से सुनूं? बोलो सुधी। चंद्र ने सुधा के सिर पर हाथ रखकर कहा। सुधा ने आंखें उठाई, बड़ी कातर निगाहों से चंद्र की ओर देखा और सिर झुका लिया। सुधा के सिर पर हाथ फेरते हुए चंद्र बोला, सुधा, मैं जानता हूँ मैं तुम पर शायद बहुत सख्ती कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सिवा और कौन है मेरा? बताओ, तुम्ही पर अपना अधिकार भी आजमा सकता हूँ। विश्वास करो मुझ पर सुधा, जीवन में अलगाव, दूरी, दुख और पीड़ा आदमी को महान बना सकती है। भावुकता और सुख हमें ऊंचे नहीं उठाते। बताओ सुधा, तुम्हें क्या पसंद है? मैं ऊंचा उठूं तुम्हारे विश्वास के सहारे, तुम ऊंची उठो मेरे विश्वास के सहारे। इससे अच्छा और क्या है सुधा? चाहो तो मेरे जीवन को एक पवित्र साधन बना दो
चाहो तो एक छिछली अनुभूति। सुधा ने एक गहरी सांस ली, क्षण भर घड़ी की ओर देखा और बोली, इतनी जल्दी क्या है अभी चंद्र, तुम जो कहोगे मैं कर लूँगी। और फिर वह सिसकने लगी, लेकिन इतनी जल्दी क्या है, अभी मुझे पढ़ लेने दो। नहीं, इतना अच्छा लड़का फिर मिलेगा नहीं, और इस लड़के के साथ तुम वहाँ पढ़ भी सकती हो। मैं जानता हूँ उसे, वह देवताओं सा निश्चल है। बोलो, मैं पापा से कह दूँ कि तुम्हें पसंद है। सुधा कुछ नहीं बोली। मौन का मतलब हाँ है न? चंद्र ने पूछा। सुधा ने कुछ नहीं कहा, झुककर चंद्र के पैरों को अपने होठों से छू लिया और पलकों में से 2 आंसू छलक पड़े। चंद्र ने सुधा को उठा लिया और उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को सदा ऊंचा बनाएगा सुधा। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है, और फोटो उठाकर बाहर चलने लगा। कहाँ जा रहे हो? जाओ मत। सुधा ने उसका कुर्ता पकड़कर बड़ी अजीजी से कहा, मेरे पास रहो, तबीयत घबराती है। चंद्र पलंग पर बैठ गया। सुधा तकिए पर सिर रखकर लेट गई और फटी फटी पथराई आंखों से जाने क्या देखने लगी। चंद्र भी चुप था, बिल्कुल खामोश। कमरे में सिर्फ घड़ी चल रही थी, टिक टिक टिक। थोड़ी देर बाद सुधा ने चंद्र के पैरों को अपने तकिए के पास खींच लिया और उसके तलवों पर होठ रखकर उसमें मुंह छिपाकर चुपचाप लेटी रही। बिनती आई, सुधा हिली भी नहीं। चंद्र ने देखा वह सो गई थी। बिनती ने फोटो उठाकर चंद्र से पूछा, मंजूर? हाँ। बिनती ने बजाय खुश होने के चंद्र की ओर देखकर सिर झुका लिया और चली गई। सुधा सो रही थी और चंद्र के तलवों में उसकी नरम कुंवारी सांसें गूंज रही थी। चंद्र बैठा रहा चुपचाप। उसकी हिम्मत न पड़ी कि वह हिले और सुधा की नींद तोड़ दे। थोड़ी देर बाद सुधा ने करवट बदली तो वह उठकर आंगन के सोफे पर जाकर लेट रहा और जाने क्या सोचता रहा। जब उठा तो देखा धूप ढल गई है और सुधा उसके सिरहाने बैठी उसे पंखा झल रही है। उसने सुधा की ओर एक अपराधी जैसी कातर निगाहों से देखा और सुधा ने बहुत दर्द से आंखें फेर ली और ऊंचाइयों पर आखिरी सांसें लेती हुई मरणासन धूप की ओर देखने लगी। चंद्र उठा और सोचने लगा तो सुधा बोली, कल आओगे कि नहीं? क्यों नहीं आऊँगा? चंद्र बोला, मैंने सोचा शायद अभी से दूर होना चाहते हो। एक गहरी सांस लेकर सुधा बोली और पंखे की ओट में आंसू पोंछ लिए। चंद्र दूसरे दिन सुबह नहीं गया। उसकी थीसिस का बहुत सा भाग टाइप होकर आ गया था और उसे बैठा वह सुधार रहा था, लेकिन साथ ही पता नहीं क्यों उसका साहस नहीं हो रहा था वहाँ जाने का। लेकिन मन में एक चिंता थी सुधा की। वह कल से बिल्कुल मुरझा गई थी। चंद्र को अपने ऊपर कभी कभी क्रोध आता था, लेकिन वह जानता था कि ये तकलीफ का रास्ता ही ठीक रास्ता है। वह अपनी जिंदगी में सस्तेपन के खिलाफ था, लेकिन उसके लिए सुधा की पलक का एक आंसू भी देवता की तरह था और सुधा के फूलों जैसे चेहरे पर उदासी की एक रेखा भी उसे पागल बना देती थी। सुबह पहले तो वह नहीं गया, बाद में स्वयं उसे पछतावा होने लगा और वह अधीरता से 5 बजने का इंतजार करने लगा। 5 बजे और वह साइकिल लेकर पहुंचा। देखा, सुधा और बिनती दोनों नहीं हैं। अकेले डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में बैठे हैं। चंद्र गया। आओ, सुधा ने तुमसे कह दिया उसे पसंद है? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। हाँ, उसे कोई ऐतराज नहीं, चंद्र ने कहा। मैं पहले से जानता था। सुधा मेरी इतनी अच्छी है, इतनी सुशील है कि वह मेरी इच्छा का उल्लंघन तो कर ही नहीं सकती। लेकिन चंद्र, कल से उसने खाना पीना छोड़ दिया है। बताओ, इससे क्या फ़ायदा? मेरे बस में है क्या? मैं उसे हमेशा अपने पास तो नहीं रख सकता। लेकिन आज सुबह खाते वक्त वह बैठी भी नहीं मेरे पास। बताओ। उनका गला भर आया। बताओ, मेरा क्या कसूर है? चंद्र चुप था। कहाँ है सुधा? चंद्र ने पूछा। गैरेज में मोटर ठीक कर रही है। मैंने इतना मना किया कि धूप में तप जाओगी, लू लग जाएगी, लेकिन माने ही नहीं। बताओ, इस झल्लाहट से मुझे कैसा लगता है? वृद्ध पिता के कातर स्वर में डॉक्टर ने कहा। जाओ चंद्र, तुम ही समझाओ, मैं क्या कहूँ? चंद्र उठकर गया। मोटर गैरेज में काफ़ी गर्मी थी, लेकिन बिनती वहीं पर एक चटाई बिछाई पड़ी सो रही थी और सुधा इंजन का कवर उठाई मोटर साफ करने में लगी हुई थी। बिनती बेहोश सो रही थी। तकिया चटाई से हटकर जमीन पर चला गया था और चोटी फर्श पर सोई हुई नागिन की तरह पड़ी थी। बिनती का एक हाथ छाती पर था और एक हाथ जमीन पर। आंचल न रहकर चादर बन गया था। चंद्र के जाते ही सुधा ने मुंह फेर कर देखा। चंद्र, आओ। क्षीण मुस्कान उसके होठों पर दौड़ गई, लेकिन इस मुस्कुराहट में उल्लास लुट चुका था। रेखाएं बाकी थी।
सहसा उसने मुड़कर देखा, बिंती, अरे कैसे घोड़ा बेचकर सो रही है, उठ, चंद्र आए हैं। बिंती ने आंखें खोली, चंद्र की ओर देखा, लेटे ही लेटे नमस्ते किया और आंचल संभालकर फिर करवट बदलकर सो गई। बहुत सोती है कमबख्त, सुधा बोली। इतना कहा इससे कमरे में जाकर पंखे में सो, लेकिन नहीं, जहाँ दीदी रहेगी वहीं ये भी रहेगी। मैं गैरेज में हूँ तो ये कैसे कमरे में रहे, वहीं मरेगी जहाँ मैं मरूंगी। तो तुम ही क्यों गैरेज में थी, ऐसी क्या ज़रूरत थी अभी ठीक करने की, चंद्र ने कहा। लेकिन कोशिश करने पर भी सुधा को आज डांट नहीं पा रहा था। पता नहीं कहाँ क्या छूट गया था। नहीं चंद्र, तबीयत ही नहीं लग रही थी, क्या करती। क्रोसिया उठाया, वह भी रख दिया। कविता उठाई, वह भी रख दी। कविता वगैरह में तबीयत नहीं लगी। मन में आया कोई कठोर काम हो, कोई नीरस काम हो, लोहे लक्कड़ पीतल फौलाद का, तो मन लग जाए। तो चले आई मोटर ठीक करने। क्यों, कविता में भी तबीयत नहीं लगी, ताज्जुब है। गेसू के साथ बैठकर तुम तो कविता में घंटों गुजार देती थी, चंद्र बोला। उन दिनों शायद किसी को प्यार करती रही हूँ, तभी कविता में मन लगता था। सुधा उस दिन की पुरानी बात याद करके बहुत उदास हंसी। अब प्यार नहीं करती होंगी, अब तबीयत नहीं लगती। बड़ी फीकी, बड़ी बेजार, बड़ी बनावटी लगती हैं ये कविताएं। मन के दर्द के आगे सभी फीकी हैं। और फिर वह उन्हीं पुराने पुर्जों में डूब गई। चंद्र भी चुपचाप मोटर की खिड़की से टिककर खड़ा हो गया और चुपचाप कुछ सोचने लगा। सुधा ने बिना सिर उठाए झुके ही झुके एक हाथ से एक तार लपेटते हुए कहा, चंद्र, तुम्हारे मित्र का परिवार आ रहा है इसी मंगल को, तैयारी करो जल्दी। कौन परिवार सुधा? हमारे जेठ और सास आ रही हैं इसी बैसाखी को हमें देखने। उन्होंने तिथि बदल दी है, तो अब 6 ही दिन रह गए हैं। चंद्र कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर बाद सुधा फिर बोली, अगर उचित समझो तो कुछ पाउडर क्रीम ले आना, लगाकर जरा गोरे हो जाएं तो शायद पसंद आ जाए। क्यों, ठीक है न? सुधा ने बड़ी विचित्र सी हंसी हंस दी और सिर उठाकर चंद्र की ओर देखा। चंद्र चुप था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी पीड़ा थी और उसके माथे पर बहुत ही करुण छां। सुधा ने कवर गिरा दिया और चंद्र के पास जाकर बोली, क्यों चंद्र, बुरा मान गए हमारी बात का? क्या करें चंद्र, कल से हम मजाक करना भी भूल गए। मजाक करते हैं तो व्यंग बन जाता है। लेकिन हम तुमको कुछ कह नहीं रहे थे चंद्र, उदास न हो। बड़े ही दुलार से सुधा बोली, अच्छा, हम कुछ नहीं कहेंगे। और उसने अपना आंचल संभालने के लिए हाथ उठाया। हाथ में कलौंची लग गई थी। चंद्र समझा मेरे कंधे पर हाथ रख रही है सुधा। वह अलग हटा तो सुधा अपने हाथ देखकर बोली, घबराओ न देवता, तुम्हारी उज्जवल साधना में कालिख नहीं लगाऊंगी, अपने आंचल में पहुँच लूँगी। और सचमुच आंचल में हाथ पहुँचकर बोली, चलो अंदर चले। उठ बिंती, बिलैया कहेगी। चंद्र को सोफे पर बिठाकर उसी की बगल में सुधा बैठ गई और उंगलियां तोड़ते हुए कहा, चंद्र, सिर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। सिर में दर्द नहीं होगा तो क्या, इतनी तपिश में मोटर बना रही थी। पापा कितने दुखी हो रहे थे आज। तुम्हें इस तरह करना चाहिए, फिर फ़ायदा क्या हुआ? न ऐसे दुखी किया, वैसे दुखी कर लिया। बात तो वही रही न। तारीफ तो तब थी कि तुम अपनी दुनिया में अपने हाथ से आग लगा देती और चेहरे पर शिकन न आती। अभी तक दुनिया की सभी ऊंचाई समेटकर भी बाहर से वही बचपन कायम रखा था तुमने। अब दुनिया का सारा सुख अपने हाथ से लुटाने पर भी वही बचपन, वही उल्लास क्यों नहीं कायम रखती? बचपन? सुधा हंसी। बचपन अब ख़त्म हो गया चंद्र, अब मैं बड़ी हो गई। बड़ी हो गई कब से? कल दोपहर से चंद्र। चंद्र चुप। थोड़ी देर बाद फिर स्वयं सुधा ही बोली, नहीं चंद्र, 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगी, तुम घबराओ मत। मैं मृत्युशैया पर भी होंगी तो तुम्हारे आदेश पर हंस सकती हूँ। और फिर सुधा गुमसुम बैठ गई। चंद्र चुपचाप सोचता रहा और बोला, सुधी, मेरा तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं है। और किसका है चंद्र? तुम्हारा ध्यान न होता तो देखती मुझे कौन झुका सकता था। आज से सालों पहले जब मैं पापा के पास आई थी तो मैंने कभी न सोचा था कि कोई भी होगा जिसके सामने मैं इतना झुक जाऊंगी। अच्छा चंद्र, मन बहुत उचट रहा है, चलो कहीं घूम आए। चलोगे? चलो, चंद्र ने कहा। जाएं, बिंती को जगा लाएं, वह कमबख्त अभी पड़ी सो रही है। सुधा उठकर चली गई। थोड़ी देर में बिंती आंख मलते बगल में चटाई दाबे आई और फिर बरामदे में बैठकर ऊँघने लगी। पीछे पीछे सुधा आई और चोटी खींचकर बोली, चल तैयार हो, चलेंगे घूमने। थोड़ी देर में तैयार हो गई। सुधा ने जाकर मोटर निकाली
और बोली चंद्र से, तुम चलाओगे या हम? आज हम ही चलाएं, चलो किसी पेड़ से लड़ा दें मोटर आज। अरे बाप रे, पीछे बिनती चिल्लाई, तब हम नहीं जाएंगे। सुधा और चंद्र दोनों ने मुड़कर उसे देखा और उसकी घबराहट देखकर दंग रह गए। नहीं, मरेगी नहीं तू, सुधा ने कहा और आगे बैठ गई। बिनती, तू पीछे बैठेगी? सुधा ने पूछा। नहीं भैया, मोटर चलेगी तो मैं गिर जाऊंगी। अरे कोई मोटर के पीछे बैठने के लिए थोड़ी कह रही हूँ, पीछे की सीट पर बैठोगी? सुधा ने पूछा। ओह, मैं समझी तुम कह रही हो पीछे बैठने के लिए, जैसे बग्गी में साइंस बैठते हैं। हम तुम्हारे पास बैठेंगे, बिनती ने मचल कर कहा। अब तेरा बचपन इठला रहा है, बिल्ली कहीं की, चला मेरे पास। बिनती मुस्कुराती हुई जाकर सुधा के बगल में बैठ गई। सुधा ने उसे दुलार से पास खींच लिया। चंद्र पीछे बैठा तो सुधा बोली, अगर कुछ हर्ज न समझो तो तुम भी आगे आ जाओ, या दूरी रखनी हो तो पीछे ही बैठो। चंद्र आगे बैठ गया, बीच में बिनती, इधर चंद्र उधर सुधा। मोटर चली तो बिनती चीखी, अरे मेरे मास्टर साहब। चंद्र ने देखा, बिसरिया चला आ रहा था। आज नहीं पढ़ेंगे, चंद्र ने चिल्लाकर कहा। सुधा ने मोटर रोकी नहीं। चंद्र को बेहद अचरज हुआ जब उसने देखा कि मोटर पम्मी के बंगले पर रुकी। अरे यहाँ क्यों? चंद्र ने पूछा। यूँ ही, सुधा ने कहा। आज मन हुआ कि मिस पम्मी से अंग्रेजी कविता सुने। क्यों? अभी तो तुम कह रही थी कि कविता पढ़ने में आज तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा है। कुछ मत कहो चंद्र, आज मुझे जो मन में आए कर लेने दो। मेरा सिर बेहद दर्द कर रहा है और मैं कुछ समझ नहीं पाती क्या करूं। चंद्र, तुमने अच्छा नहीं किया। चंद्र कुछ नहीं बोला, चुपचाप आगे चल दिया। सुधा के पीछे पीछे कुछ संकोच करती हुई सी बिनती आ रही थी। पम्मी बैठी कुछ लिख रही थी। उसने उठकर सबों का स्वागत किया। वह कोच पर बैठ गई, दूसरी पर सुधा, चंद्र और बिनती। सुधा ने बिनती का परिचय पम्मी से कराया और पम्मी ने बिनती से हाथ मिलाया तो बिनती जाने क्यों चंद्र की ओर देखकर हंस पड़ी। शायद उस दिन की घटना की याद में सहसा सुधा को जाने क्या ख्याल आ गया। बिनती की शरारत भरी हंसी देखकर कि उसने फौरन कहा चंद्र से, चंद्र तुम पम्मी के पास बैठो, दो मित्रों को साथ बैठना चाहिए। हाँ, और ख़ास तौर से जब वह कभी कभी मिलते हों। बिनती ने मुस्कुराते हुए जोड़ दिया। पम्मी ने मजाक समझ लिया और बिना शर्माए बोली, हम लोगों को मध्यस्थ की ज़रूरत नहीं, धन्यवाद। आओ चंद्र, यहाँ आओ। पम्मी ने चंद्र को बुलाया। चंद्र उठकर पम्मी के पास बैठ गया। थोड़ी देर तक बातें होती रही। मालूम हुआ बर्टी अपने एक दोस्त के साथ तराई के पास शिकार खेलने गया है। आजकल वह दिल की शक्ल का एक पान नुमा तफ्ती का टुकड़ा काटकर उसमें गोली मारा करता है, और जब किसी चिड़िया वगैरह को मारता है तो शिकार को उठाकर देखता है कि गोली हृदय में लगी है या नहीं। स्वास्थ्य उसका सुधर रहा है। सुधा कोच पर सिर टेके उदास बैठी थी। सहसा पम्मी ने बिनती से कहा, आपको पहली दफ़े देखा है मैंने, आप बातें क्यों नहीं करती? बिनती ने झेप कर मुँह झुका लिया। बड़ी विचित्र लड़की थी, हमेशा चुप रहती थी और कभी कभी बोलने की लहर आती तो गुटरगू करके घर गुंजा देती थी। और जिन दिनों चुप रहती थी उन दिनों ज़्यादातर आँख की निगाह, कपोलों की आशनाई या अधरों की मुस्कान के द्वारा बातें करती थी। पम्मी बोली, आपको फूलों का शौक है? हाँ हाँ, बिनती ने सिर हिलाकर कहा। चंद्र, इन्हें जाकर गुलाब दिखा लाओ, इधर फिर खूब खिले हैं। बिनती ने सुधा से कहा, चलो दीदी, और चंद्र के साथ बढ़ गई। फूलों के बीच में पहुंचकर बिनती ने चंद्र से कहा, सुनिए, दीदी को तो जाने क्या होता जा रहा है, बताइए ऐसे क्या होगा? मैं खुद परेशान हूँ बिनती, लेकिन पता नहीं कहाँ मन में कौन सा विश्वास है जो कहता है कि नहीं। सुधा अपने को संभालना जानती है, अपने मन को संतुलित करना जानती है, और सुधा सचमुच ही त्याग में ज़्यादा गौरवमयी हो सकती है। इसके बाद चंद्र ने बात टाल दी। वह बिनती से ज़्यादा बात करना नहीं चाहता था सुधा के बारे में। बिनती ने चंद्र को मौन देखा तो बोली, एक बात कहें आपसे, मानिएगा क्या? अगर हमसे कोई अनधिकार चेष्टा हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप और दीदी दोनों मुझे इतना चाहते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि व्यवहारों को कहाँ तक सीमित रखूं। बिनती ने सिर झुकाए एक फूल को नोचते हुए कहा। चंद्र ने उसकी ओर देखा, क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, नहीं बिनती, जब सुधा तुम्हें इतना चाहती है तो तुम हमेशा मुझ पर उतना ही अधिकार समझना जितना सुधा पर। उधर पम्मी ने चंद्र के जाते ही सुधा से कहा, क्या आपकी तबीयत खराब है? नहीं तो। आज आप बहुत पीली नजर आती हैं, पम्मी ने पूछा। हाँ, कुछ मन नहीं लग रहा था तो मैं आपके पास चली आई कि आपसे कुछ कविताएं सुनूं, अंग्रेजी की।
दोपहर को मैंने कविता पढ़ने की कोशिश की तो तबीयत नहीं लगी, और शाम को लगा कि अगर कविता नहीं सुनूंगी तो फिर सिर फट जाएगा। सुधा बोली, आपके मन में कुछ संघर्ष मालूम पड़ता है, या शायद एक बात पूछूं आपसे। क्या? पूछिए। आप बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, बुरा क्यों मानूंगी? आप कपूर को प्यार तो नहीं करती? उससे विवाह तो नहीं करना चाहती? छी मिस पम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? उसका मेरे जीवन में कोई ऐसा स्थान नहीं। छी, आपकी बात सुनकर शरीर में कांटे उठाते हैं। मैं और चंद्र से विवाह करूंगी? इतनी घिनौनी बात तो मैंने कभी नहीं सुनी। माफ़ कीजिएगा, मैंने यूं ही पूछा था। क्या चंद्र किसी को प्यार करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुधा ने उतने ही विश्वास से कहा जितने विश्वास से उसने अपने बारे में कहा था। इतने में चंद्र और बिनती आ गई। सुधा बोली अधीरता से, मेरा एक एक क्षण काटना मुश्किल हो रहा है, आप शुरू कीजिएगा कुछ गाना। कपूर, क्या सुनेंगे? पम्मी ने कहा। अपने मन से सुनाओ, चलो। सुधा ने कहा तो कविता सुनने को मिली। पम्मी ने अलमारी से एक किताब उठाई और एक कविता गाना शुरू की। अपनी हेयर पिन निकालकर मेज पर रख दी और बाल मचलने लगे। चंद्र के कंधे से वह टिक कर बैठ गई और किताब चंद्र की गोद में रख दी। बिनती मुस्कुराई तो सुधा ने आंखों के इशारे से मना कर दिया। पम्मी ने गाना शुरू किया, लेडी नॉर्टन का एक गीत। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी मैं उदास रहती हूँ जब तुम पास नहीं होते हो, और मैं उस चमकदार नीले आकाश से भी ईर्ष्या करती हूँ जिसके नीचे तुम खड़े होगे और जिसके सितारे तुम्हें देख सकते हैं। चंद्र ने पम्मी की ओर देखा। सुधा ने अपने ही वक्ष पर अपना सिर झुका लिया। पम्मी ने एक पद समाप्त कर एक गहरी सांस ली और फिर शुरू किया, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी तुम्हारी बोलती हुई आँखें, जिनकी नीलिमा में गहराई, चमक और अभिव्यक्ति है, मेरी निर्निमेष पलकों और जागते अर्धरात्रि के आकाश में नाच जाती हैं, और किसी की आँखों के बारे में ऐसा नहीं होता। सुधा ने बिनती को अपने पास खींच लिया और उसके कंधे पर सिर टेक कर बैठ गई। पम्मी गाती गई, न मुझे मालूम है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी कोई शायद मेरे साफ दिल पर विश्वास नहीं करेगा, और अक्सर मैंने देखा है कि लोग मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि मैं उधर एकटक देखती हूँ जिधर से तुम आया करते हो। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ। गीत का स्वर बड़े स्वाभाविक ढंग से उठा, लहराने लगा, कांप उठा और फिर धीरे धीरे एक करुण सिसकती हुई लय में डूब गया। गीत खत्म हुआ तो सुधा का सिर बिनती के कंधे पर था और चंद्र का हाथ पम्मी के कंधे पर। चंद्र थोड़ी देर सुधा की ओर देखता रहा, फिर पम्मी की एक हल्की सुनहरी लट से खेलते हुए बोला, पम्मी, तुम बहुत अच्छा गाती हो। अच्छा? आश्चर्यजनक। कहो चंद्र, पम्मी इतनी अच्छी है ये तुमने कभी नहीं बताया था, हमें फिर कभी सुनाइएगा। हाँ हाँ मिस शुक्ला, काश की बजाय लेडी नॉर्टन के ये गीत आपने लिखा होता। सुधा घबरा गई। चलो चंद्र, चलें अब, चलो। उसने चंद्र का हाथ पकड़कर खींच लिया। मिस पम्मी, अब फिर कभी आएंगे, आज मेरा मन ठीक नहीं है। चंद्र ड्राइव करने लगा। बिनती बोली, हमें आगे हवा लगती है, हम पीछे बैठेंगे। कार चली तो सुधा बोली, अब मन कुछ शांत है चंद्र। इसके पहले तो मन में कैसे तूफान आपस में लड़ रहे थे, कुछ समझ में नहीं आता। अब तूफान बीत गए, तूफान के बाद की खामोश उदासी है। सुधा ने गहरी सांस ली। आज जाने क्यों बदन टूट रहा है। बैठे ही बैठे बदन उमेटते हुए कहा। दूसरे दिन चंद्र गया तो सुधा को बुखार आ गया था। अंग अंग जैसे टूट रहा था और आंखों में ऐसी तीखी जलन कि मानो किसी ने अंगारे भर दिए हों। रात भर वह बेचैन रही, आधी पागल सी रही। उसने तकिया, चादर, पानी का गिलास सभी उठाकर फेंक दिया। बिनती को कभी बुलाकर पास बिठा लेती,
कभी उसे दूर ढकेल देती। डॉक्टर साहब परेशान रात भर सुधा के पास बैठे, कभी उसका माथा कभी उसके तलवों में बर्फ मलते रहे। डॉक्टर घोष ने बताया कि ये कल की गर्मी का असर है। बिनती ने एक बार पूछा, चंद्र को बुलवा दें? तो सुधा ने कहा, नहीं, मैं मर जाऊं तो मेरे जीते जी नहीं। बिनती ने ड्राइवर से कहा, चंद्र को बुला लाओ। तो सुधा ने बिगड़ कर कहा, क्यों, तुम सब लोग मेरी जान लेने पर तुले हो? और उसके बाद कमजोरी से हाँफने लगी। ड्राइवर चंद्र को बुलाने नहीं गया। जब चंद्र पहुंचा तो डॉक्टर साहब रात भर के जागरण के बाद उठकर नहाने धोने जा रहे थे। पता नहीं सुधा को क्या हो गया कल से। इस वक्त तो कुछ शांत है, पर रात भर बुखार और बेहद बेचैनी रही है, और एक ही दिन में इतनी चिड़चिड़ी हो गई है कि बस। डॉक्टर साहब ने चंद्र को देखते ही कहा। चंद्र जब कमरे में पहुंचा तो देखा कि सुधा आंखें बंद किए हुए लेटी है और बिनती उसके सिर पर आइस बैग रखे हुए है। सुधा का चेहरा पीला पड़ गया है और मुंह पर जाने कितनी ही रेखाओं की उलझन है। आंखें बंद हैं और पलकों के नीचे से अंगारों की आंच छनकर आ रही है। चंद्र की आहट पाते ही सुधा ने आंखें खोली। अजब सी आग ने निगाहों से चंद्र की ओर देखा और बिनती से बोली, बिनती, इनसे कह दो जाएं यहाँ से। बिनती स्तब्ध। चंद्र नहीं समझा, पास आकर बैठ गया। बोला, सुधा, क्यों, पड़ गई ने? मैंने कहा था कि गैरेज में मोटर साफ मत करो। परसों इतना रोई, सिर पटका, कल धूप खाई, आज पड़ रही। कैसी तबीयत है? सुधा उधर खिसक गई और अपने कपड़े समेट लिए, जैसे चंद्र की छां से भी बचना चाहती है, और तेज, कड़वी और हांफती हुई आवाज में बोली, बिनती, इनसे कह दो जाए यहाँ से। चंद्र चुप हो गया और एकटक सुधा की ओर देखने लगा, और सुधा की बात ने जैसे चंद्र का मन मरोड़ दिया। कितनी गैरियत से बात कर रही है सुधा। सुधा जो उसके अपने व्यक्तित्व से ज़्यादा अपनी थी, आज किस स्वर में बोल रही है। सुधी, क्या हुआ तुम्हें? चंद्र ने बहुत आहत हो, बहुत दुलार भरी आवाज में पूछा। मैं कहती हूँ, जाओगे नहीं तुम? फुफकार कर सुधा बोली। कौन हो तुम? मेरी बीमारी पर सहानुभूति प्रकट करने वाले, मेरी कुशल पूछने वाले। मैं बीमार हूँ, मैं मर रही हूँ, तुमसे मतलब? तुम कौन हो? मेरे भाई हो, मेरे पिता हो? कल अपने मित्र के यहाँ मेरा अपमान कराने ले गए थे। सुधा हाँफने लगी। अपमान? किसने तुम्हारा अपमान किया सुधा? पम्मी ने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम पागल तो नहीं हो गई? चंद्र ने सुधा के पैरों पर हाथ रखते हुए कहा। पागल हो नहीं गई तो हो जाऊंगी। उसने पैर हटा लिए। तुम, पम्मी, गेसू, पापा, डॉक्टर साहब, सब लोग मिलकर मुझे पागल कर दोगे। पापा कहते हैं ब्याह करो, पम्मी कहती है मत करो, गेसू कहती है तुम प्यार करती हो, और तुम कुछ भी नहीं कहते। तुम मुझे इस नरक में बरसों से सुलगते देख रहे हो, और बजाय इसके कि तुम कुछ कहो, तुमने मुझे खुद इस भट्टी में धकेल दिया। चंद्र, मैं पागल हूँ, मैं क्या करूँ? सुधा बड़े कातर स्वर में बोली। चंद्र चुप था, सिर्फ सिर झुकाए हाथों पर माथा रखे बैठा था। सुधा थोड़ी देर हाँफती रही, फिर बोली, तुम्हें क्या हक था कल पम्मी के यहाँ ले जाने का? उसने क्यों कल गीत में कहा कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? सुधा बोली। चंद्र ने बिनती की ओर देखा। क्यों बिनती? बिनती से मैं कुछ नहीं छिपाता। क्यों? पम्मी ने कल कहा मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। मेरा मन मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं तुमसे सिर्फ जाने क्या करती हूँ। फिर पम्मी ने कल ऐसी बात क्यों कही? मेरे रोम रोम में जाने कौन सा ज्वालामुखी धधक उठता है ऐसी बातें सुनकर। तुम क्यों पम्मी के यहाँ ले गए? तुम खुद गई थी सुधा। चंद्र बोला। तो तुम रोक नहीं सकते थे? तुम कह देते मत जाओ तो मैं कभी जा सकती थी। तुमने क्यों नहीं रोका? तुम हाथ पकड़ लेते, तुम डांट देते, तुमने क्यों नहीं डांटा? एक ही दिन में मैं तुम्हारी गैर हो गई। गैर हूं तो फिर क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। दांत पीसकर सुधा बोली। सुधा, मैं तुम्हारी बोली नहीं सुनना चाहती। जाते हो कि नहीं? और सुधा ने अपने माथे पर से उठाकर आइस बैग फेंक दिया। बिनती चौंक उठी। चंद्र चौंक उठा। उसने मुड़कर सुधा की ओर देखा। सुधा का चेहरा डरावना लग रहा था। उसका मन रो रहा था। वह उठा, क्षण भर सुधा की ओर देखता रहा और धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। बरामदे में सोफे पर आकर सिर झुकाकर बैठ गया और सोचने लगा, ये सुधा को क्या हो गया है? परसों शाम को वह इसी सोफे पर सोया था। सुधा बैठी पंखा झल रही थी। कल शाम को वह हंस रही थी। लगता था तूफान शांत हो गया,
पर ये क्या, अंतर्द्वंद ने ये रूप कैसे ले लिया और क्यों ले लिया? जब वह अपने मन को शांत रख सकता है, जब वह सभी कुछ हंसते हंसते बर्दाश्त कर सकता है, तो सुधा क्यों नहीं कर सकती? उसने आज तक अपनी सांसों से सुधा का निर्माण किया है, सुधा को तिल तिल बनाया, सजाया, संवारा है, और फिर सुधा में ही कमजोरी क्यों? क्या उसने ये रास्ता अख्तियार करके भूल की? क्या सुधा भी एक साधारण सी लड़की है जिसके प्रेम और घृणा का स्तर उतना ही साधारण है? माना उसने अपने दोनों के लिए एक ऐसा रास्ता अपनाया है जो विलक्षण है, लेकिन इससे क्या, सुधा और वह दोनों ही क्या विलक्षण नहीं है? फिर सुधा क्यों बिखर रही है? लड़कियां भावना की ही बनी होती हैं, साधना उन्हें आती ही नहीं क्या? उसने सुधा का गलत मूल्यांकन किया था। क्या सुधा इस तलवार की धार पर चलने में असमर्थ साबित होगी? ये तो चंद्र की हार थी। और फिर सुधा ऐसी ही रही तो सुधा चंद्र की आत्मा है। इसे अब चंद्र खूब अच्छी तरह पहचान गया। तो क्या अपनी ही आत्मा को घोट डालने की हत्या का पाप चंद्र के सिर पर है? तो क्या त्याग मात्र नाम ही है? क्या पुरुष और नारी के संबंध का एक ही रास्ता है? प्रणय, विवाह और तृप्ति, पवित्रता, त्याग और दूरी। क्या संबंधों को, विश्वासों को जिंदा नहीं रहने दे सकते? तो फिर सुधा और पम्मी में क्या अंतर है? क्या सुधा के हृदय के इतने समीप रहकर, सुधा के व्यक्तित्व में घुल मिलकर, और आज सुधा को इतने अंतर पर डालकर चंद्र पाप कर रहा है? तो क्या फूल को तोड़कर अपने ही बटन होल में लगा लेना ही पुण्य है और दूसरा रास्ता गर्हित है, विनाशकारी है? क्यों उसने सुधा का व्यक्तित्व तोड़ दिया है? किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विचार श्रृंखला टूट गई। बिनती थी। क्या सोच रहे हैं आप? बिनती ने पूछा, बहुत स्नेह से। कुछ नहीं। नहीं बताइएगा, हम नहीं जान सकते। बिनती के स्वर में ऐसा आग्रह, ऐसा अपनापन, ऐसी निश्चलता रहती थी कि चंद्र अपने को कभी रोक ही नहीं पाता था, छिपा नहीं पाता था। कुछ नहीं बिनती, तुम कहती हो सुधा को इतने अंतर पर मैंने रखा तो मैं देवता हूँ। सुधा कहती है मैंने अंतर पर रखा, मैंने पाप किया। जाने क्या किया है मैंने? क्या मुझे कम तकलीफ है? मेरा जीवन आजकल किस तरह घायल हो गया है मैं जानता हूँ। एक पल मुझे आराम नहीं मिलता। क्या उतनी सजा काफ़ी नहीं थी जो सुधा को भी किस्मत ये दंड दे रही है? मुझी को सभी बेचैनी और दुख मिल जाता, सुधा को मेरे पाप का दंड क्यों मिल रहा है? बिनती, तुमसे अब कुछ नहीं छिपा। जिसको मैं अपनी सांसों में दुबकाकर इंद्रधनुष के लोक तक ले गया, आज हवा के झोंके उसे बादलों की ऊंचाई से क्यों ढकेल देना चाहते हैं, और मैं कुछ नहीं कर सकता। इतनी देर बाद बिनती के ममता भरे स्पर्श में चंद्र की आंखें छलछलाई। छी, आप समझदार हैं। दीदी ठीक हो जाएगी, घबराने से काम नहीं चलेगा। आपको हमारी कसम है, उदास मत होइए, कुछ सोचिए मत। दीदी बीमार है, आप इस तरह से करेंगे तो कैसे काम चलेगा? उठिए, दीदी बुला रही है। चंद्र गया। सुधा ने इशारे से पास बुलाकर बिठा लिया। चंद्र, हमारा दिमाग ठीक नहीं है, बैठ जाओ, लेकिन कुछ बोलना मत, बैठे रहो। उसके बाद दिन भर अजब सा गुजरा। जब जब चंद्र ने उठने की कोशिश की, सुधा ने उसे खींचकर बिठा लिया। घर तो उसे जाने ही नहीं दिया। बिनती वहीं खाना ले आई। सुधा कभी चंद्र की ओर देख लेती, फिर तकिए में मुंह गड़ा लेती। बोली एक शब्द भी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में अजब सी कातरता थी। पापा आए, घंटों बैठे रहे। पापा चले गए तो उसने चंद्र का हाथ अपने हाथ में ले लिया, करवट बदली और तकिए पर अपने कपोलों से चंद्र की हथेली दबाकर लेटी रही। पलकों से कितने ही गरम गरम आंसू छलककर गालों पर फिसलकर चंद्र की हथेली भिगोते रहे। चंद्र चुप रहा, लेकिन सुधा के आंसू जैसे नसों के सहारे उसके हृदय में उतर गए, और जब हृदय डूबने लगा तो उसकी पलकों पर उतर आए। सुधा ने देखा, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। घंटा भर बहुत गहरी सांस ली, बेहद उदासी से मुस्कुराकर कहा, हम दोनों पागल हो गए हैं। क्यों चंद्र? अच्छा, अब शाम हो गई, जरा लॉन पर चले। सुधा चंद्र के कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। बिनती ने दवा दी। थर्मामीटर से बुखार देखा, बुखार नहीं था। चंद्र ने सुधा के लिए कुर्सी उठाई। सुधा ने हंसकर कहा, चंद्र, आज बीमार हूँ तो कुर्सी उठा रही हो, मर जाऊंगी तो अर्थी उठाने भी आना, वरना नरक मिलेगा, समझे ने? छी, ऐसा कुबोल न बोला करो दीदी। सुधा लॉन में कुर्सी पर बैठ गई। बगल में नीचे चंद्र बैठ गया।
सुधा ने चंद्र का सिर अपनी कुर्सी में टिका लिया और अपनी उंगलियों से चंद्र के सूखे होठों को छूते हुए कहा, चंद्र, आज मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया। क्यों? लेकिन जाने क्यों, दुखी न करती तो आज मुझे वह ताकत न मिलती जो मिल गई। और सहसा चंद्र के सिर को अपनी गोद में खींचती हुई सी सुधा ने कहा, आराध्य मेरे, आज तुम्हें बहुत सी बातें बताऊंगी, बहुत सी। बिनती उठकर जाने लगी तो सुधा ने कहा, कहाँ चली? बैठ तू यहाँ, तू गवाह रहेगी ताकि बाद में चंद्र ये न कहे कि सुधा कमजोर निकली। बिनती बैठ गई। सुधा ने क्षण भर आंखें बंद कर ली और अपनी वेणी पीठ पर से खींचकर गोद में डाल ली और बोली, चंद्र, आज कितने ही साल हुए जब से मैंने तुम्हें जाना है। तब से अच्छे बुरे सभी कामों का फैसला तुम ही करते हो। आज भी तुम ही बताओ चंद्र कि अगर मैं अपने को बहुत संभालने की कोशिश करती हूँ और नहीं संभाल पाती हूँ तो ये कोई पाप तो नहीं? तुम जानते हो चंद्र, तुम जितने मजबूत हो उस पर मुझे घमंड है, और तुम कितनी ऊंचाई पर हो। मैं भी उतना ही मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ, उतनी ही ऊंची उठने की कोशिश करती हूँ। अगर कभी कभी फिसल जाती हूँ तो ये अपराध तो नहीं? नहीं, चंद्र बोला। और अगर अपने इस अंतर्द्वंद के क्षणों में तुम पर कठोर हो जाती हूँ तो तुम सह लेते हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे जितना स्नेह करते हो उसमें मेरी सभी दुर्बलताएं धुल जाती हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ चंद्र कि मुझे खुद अपनी दुर्बलताओं पर शर्म आती है, और आगे से मैं वैसी ही बनूंगी जैसा तुमने सोचा है। चंद्र कुछ नहीं बोला, सिर्फ घास पर रखे हुए सुधा के पांवों पर अपनी कांपती उंगलियां रखती। सुधा कहती गई, चंद्र, आज से कुछ ही महीने पहले जब गेसू ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा दिल कहीं झुकता था तो मैंने इनकार कर दिया था। कल पम्मी ने पूछा, तुम चंद्र को प्यार करती हो, तो मैंने इनकार कर दिया था। मैं आज भी इनकार करती हूँ कि मैंने तुम्हें प्यार किया है या तुमने मुझसे प्यार किया है। मैं भी समझती हूँ और तुम भी समझते हो, लेकिन ये न तुमसे छिपा है न मुझसे कि तुमने जो कुछ दिया है वे प्यार से कहीं ज़्यादा ऊंचा और प्यार से कहीं ज़्यादा महान है। मैं ब्याह नहीं करना चाहती थी, मैंने परसों इनकार कर दिया था। इतनी रोई थी, खिजी थी। बाद में मैंने सोचा कि ये गलत है, ये स्वार्थ है। जब पापा मुझे इतना प्यार करते हैं तो मुझे उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, पर मन के अंदर जो खींच थी, जो कुढ़न थी, वह कहीं तो उतरती ही। वह मैं अपने ऊपर उतार देना चाहती थी। मन में आता था अपने को कितना कष्ट दे डालूं। इसीलिए अपने गैरेज में जाकर मोटर संभाल रही थी, लेकिन वहाँ भी असफल रही, और अंत में वह खींच अपने मन पर भी न उतार कर उस पर उतारी जिसको मैंने अपने से भी बढ़कर माना है। वह खींच उतरी तुम पर। चंद्र ने सुधा की ओर देखा। सुधा मुस्कुराकर बोली, न, ऐसे मत देखो। यह मत समझो कि अपने आज के व्यवहार के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगी। मैं जानती हूँ मांगने से तुम दुखी भी होगे और डांटने भी लगोगे। खैर, आज से मैं अपना रास्ता पहचान गई हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे कितना संभल कर चलना है। तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए मुझे अपने को क्या बनाना होगा, ये भी मैं समझ गई हूँ। मैं खुश रहूँगी, सबल रहूँगी और सशक्त रहूँगी, और जो रास्ता तुम दिखलाओगे उधर ही चलूँगी। लेकिन एक बात बताओ चंद्र, मैंने ब्याह कर लिया और वहाँ सुखी न रह पाई, फिर? और उन्हें वे भावना, उपासना न दे पाई, और फिर तुम्हें दुख हुआ तब? चंद्र ने घास का एक तिनका तोड़कर कहा, देखो सुधा, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ कह देता हूँ और उसे तुम मुझी को वापस दे देती हो तो कोई बहुत ऊंची बात नहीं हुई। अगर मैंने तुम्हें सचमुच ही स्नेह या पवित्रता जो कुछ भी दिया है उसे तुम उन सभी के जीवन में ही क्यों नहीं प्रतिफलित कर सकती हो जो तुम्हारे जीवन में आते हैं, चाहे वह पति ही क्यों न हो। तुम्हारे मन के अक्षय स्नेह भंडार के उपयोग में इतनी कृपणता क्यों? मेरा सपना कुछ और ही है सुधा। आज तक तुम्हारी सांसों के अमृत ने ही मुझे ये सामर्थ्य दी कि मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूं, और मैं भी यही चाहता हूं कि तुम्हें वह स्नेह दूं जो कभी घटे न। जितना बांटो उतना बढ़े, और इतना मुझे विश्वास है कि तुम यदि स्नेह की एक बूंद दो तो मनुष्य क्या से क्या हो सकता है। अगर वही स्नेह रहेगा तो तुम्हारे पति को कभी कोई असंतोष हो ही नहीं सकता। और फिर कैलाश तो इतना अच्छा लड़का है और उसका जीवन इतना ऊंचा कि तुम उसकी ज़िंदगी में ऐसी लगोगी जैसे अंगूठी में हीरा। और जहाँ तक तुम्हारा अपना सवाल है,
मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि अपना सब कुछ खोकर भी अगर मुझे कोई संतोष रहेगा तो ये देखकर कि मेरी सुधा अपने जीवन में कितनी ऊंची है। मैं तुमसे इस विश्वास की भीख मांगता हूँ। छी, मुझसे बड़े हो चंद्र, ऐसी बात नहीं कहते। लेकिन एक बात है, मैं जानती हूँ कि मैं चंद्रमा हूँ, सूर्य की किरणों से ही जिसमें चमक आती है। तुमने जैसे आज तक मुझे संवारा है, आगे भी तुम अपनी रोशनी अगर मेरी आत्मा में भरते गए तो मैं अपना भविष्य भी नहीं पहचान सकूंगी। समझे? समझा, पगली कहीं की। थोड़ी देर चंद्र चुप बैठा रहा, फिर सुधा के पांवों से सिर टिकाकर बोला, परेशान कर डाला 3 रोज से। सूरत तो देखो कैसे निकल आई है, और बैशाखी को कुल 4 रोज रह गई। अब मत दिमाग बिगाड़ना, वे लोग आते ही होंगे। बिनती, दवा ले आ। बिनती उठकर गई तो सुधा बोली, हटो, अब हम घास पर बैठेंगे। और घास पर बैठकर वह बोली, लेकिन एक बात है, आज से लेकर ब्याह तक तुम हर अवसर पर हमारे सामने रहना। जो कहोगे वह हम करते जाएंगे। हाँ, हम ये जानते हैं, चंद्र ने कहा और कुछ दूर हटकर घास पर लेट गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आगे के भाग के साथ अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।